वेलकम बैक गाइस। आज जो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, वो विजयनगर एम्पायर का प्रीलिम्स का वाला पार्ट है। इस पे बेसिकली हम लोगों का मोडस ऑपरेंडी यही होगा कि पहले हम लोग नोट्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज कर लेंगे, उसके बाद में जो एक इतने सफिशिएंट सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे विजयनगर एम्पायर के, किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या है। और जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स है, जैसे विजन हो गया, वाजीराम हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, ओनली आईएएस हो गया, और यहाँ से इनसाइट्स आईएएस हो गया। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस वो लोग ने 3-4 साल में पूछे हैं अपने टेस्ट सीरीज़ के अंदर, वो भी मैंने कंपाइल करके रखा, वो सॉल्व करेंगे तो एक सफिशिएंट मतलब एक होलिस्टिक वे में हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। विजयनगर अंपायर में बेसिकली क्या है कि इनके फाउंडिंग कौन थे। विजयनगर अंपायर की फाउंडिंग किसने की है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इनका, तो इस साल हमको मिलता है 1336 CE। दो भाई थे, ब्रदर्स, एक हरिहर वन नाम था और एक बुक्का राय नाम था। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की रिस्पॉन्स, उसकी रीज़न ये था कि इन्वेजन्स कंटिन्यूसली हो रहे थे, कंटिन्यूस एक्सपांशन हो रहा था दिल्ली सल्तनत का साउथवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और ये अंडर जो उस वक्त के एम्परर थे दिल्ली सल्तनत के, उनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर इन्वेजन्स हो रहे थे, तो उनके रेजिस्टेंस के लिए एक एम्पायर का फाउंडेशन हुआ जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर, हरिहरवन और बुक्कारायवन। ओके, जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में ये किधर था, तो ये तुंगाभद्रा रिवर के प्रेजेंट पे था। तुंगाभद्रा रिवर के पास था। प्रेजेंट डे कर्नाटका पड़ता है और हम्पी इसका कैपिटल था। ओके, बैंक्स ऑफ तुंगाभद्रा रिवर और हम्पी एज ए कैपिटल। फिर उसके बाद में ये पर्टिकुलर इसके अंदर हमको देखने मिलता है एक सेज का नाम आता है कि ये विद्यारानिया। विद्यारानिया एक सेज थे, एक तरीके के मतलब कह सकते हैं सन्यासी टाइप की पर्सनालिटी थी, जो इन ये दो को, हरिहर वन और बुक्का राय को शेप करने का, इन्फ्लुएंस करने का काम किया। तो वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सेज एंड स्कॉलर हु गाइडेड दी फाउंडर्स एसोसिएटेड। हाँ, अब ये देखना है कि विद्यारण्य के बारे में पूछ सकता है कि कौन से मतलब इनका एसोसिएशन कौन से फिलोसफिकल थॉट से था। तो ये अद्वैत वेदांत के टीचर थे। ओके, और वेदांत बेसिकली आता है हमारा आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं। नास्तिक स्कूल ऑफ थॉट में तीन थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। और ये वेदांत आता था हमारा आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि साउथ इंडिया के कल्चर को और स्पेशली हिंदुइज्म को एक्सटर्नल इन्वेजन से बचाना और डेक्कन किंगडम्स को यूनिफाई रखना। फिर डायनेस्टीज के अंदर की रूलर कौन कौन थे। डायनेस्टी चार पार्ट में डायनेस्टी बटी हुई है, चार इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आई है। एक संगम डायनेस्टी, एक सलुवा डायनेस्टी, एक टुलुवा डायनेस्टी और एक अराविडो डायनेस्टी। ओके, उसके की रूलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। की रूलर्स, फर्स्ट हरिहर वन, इन्होंने फाउंडेशन डाली थी। लेट दी फाउंडेशन कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर नॉर्थन अमेरिका, नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थन कर्नाटका। अभी भी मैं उसके बाहर से निकला ही नहीं हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के बाहर से निकला ही नहीं। हरिहर वन 1336 1356, 20 साल इन्होंने राज किया, कंसोलिडेट किया कंट्रोल ओवर नॉर्थन कर्नाटका का। फिर बुक्का राया वन की बात करेंगे, 1356 से 1377। इन्होंने क्या किया, एम्पायर को एक्सपांड किया। और इम्पोर्टेंट ये है कि डिफीटेड मदुराई सल्तनत। क्वेश्चन ना इसके अंदर मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो उसके अंदर ऐसा पूछ रहा था कि बुक्का राय वन ने कौन सी सल्तनत को डिस्ट्रॉय करके अपनी मतलब कि विजयनगर एम्पायर की स्थापना की। तो उसके अंदर बहुत जगह पे डेक्कनी सल्तनट्स लिखा हुआ था, बीजापुरी सल्तनट्स लिखा हुआ था, लेकिन वो नहीं है, उसका राइट आंसर मदुरई सल्तनत है। ओके, देवराया टू की बात करेंगे तो इसके बाद में देखेंगे आप कि 1377 के बाद में एक कंप्लीट एक गैप मिलता है सीधा 1422 से 1446। ये देखो, यानी इस ये कि जो इम्पोर्टेंट रूलर्स का यहाँ पे 1377 से 1422 तक तकरीबन 50 साल तक कोई इम्पोर्टेंट रूलर था नहीं। इनका पर्पस ये था कि इन्होंने मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया था, और सबसे बड़ी बात, तुर्किश मिलिट्री टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन हो गया था।
जैसा कि नीचे केरला साइड में भी जब हम देखते हैं कि जब उन्होंने ट्रैवनकोर ने भी फॉरेन मिलिट्री टेक्निक्स का इनकॉर्पोरेशन किया था। और जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो मॉडर्न इंडिया के अंदर भी हमको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। टीपू सुल्तान के थ्रू टीपू सुल्तान ने फ्रेंच गवर्नर्स को अपने यहाँ पे अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए रखा था। वैसे देवराया ने टर्किश मिलिट्री टेक्निक्स के लिए किया है और उन्होंने पेट्रोनाइज किया लिटरेचर। तेलुगु पोएट का नाम था श्रीनाथ। ओके, फिर लास्ट में आते हैं कृष्ण देव राय 1509 से 1529। ये इनका जो एरा था उसको गोल्डन एरा कहते हैं। और फिर इनके एरा के अंदर बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी हुए, कल्चरल पैट्रोनेज भी हुआ और डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छी खासी। इन्होंने किताब भी लिखी थी ऑथर्ड अमुक्त मलयादा, जो कि एक तेलुगु एपिक आ गया के बन के। तो एक मेंस का क्वेश्चन भी था कृष्ण देव राय के ऊपर कि उन्होंने मतलब कि लिटरेरी सोर्स के अंदर उनका मतलब कि क्या योगदान है। तो एक एक यही मिलता है हमको, अमुक्त अमुक्त मर्यादा जैसी वो किताब को ऑथर किया था। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो और उन्होंने गजपति रूलर्स को डिफीट किया था मिलिट्री कांग्रेस के अंदर उड़ीसा के, और बहामनी सुल्तनत को कम्प्लीटली डिफीट किया था। अष्ट दिग्गजस को पैटर्नाइज किया था। ये अष्ट दिग्गज यानी 8 एमिनेंट पोएट्स, ये तकरीबन वैसे ही एक सिस्टम है जैसे अकबर का नौरत्न सिस्टम था, जहाँ पे उसके 9 ज्यूल्स बैठते थे अलग अलग कल्चरल फील्ड के। लेकिन ये अष्ट दिग्गज थे, ये लिटरेरी फील्ड के ही थे। तो एक ये कृष्ण देवराय ने खुद ने किताब लिखी, पैटर्नाइज किया अष्ट दिग्गज को। फिर उसके बाद में अगले हमको मिलते हैं अच्युत अच्युत देव राय। ये है 1529 से 1542। इंटरनल अच्छा, इनके पर्टिकुलर टाइम पे फॉरेन इंटरनल रिबेलियंस स्टार्ट हो गए। इन्होंने ये पर्टिकुलरली फेस किया, जैसे कि अशोक के बाद में फॉरेन अशोक का जैसे डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, जो सक्सेसिव रूलर थे उनको भी मतलब कि मौर्यन एम्पायर के अंदर भी सेम इंटरनल रिबेलियंस और फॉरेन इन्वेजन्स का खतरा बॉर्डर स्टेट्स पे देखने को मिल गया था। फाइनली हमको देखने मिलेगा अलिया रामा राय। ये इंपॉर्टेंट है। ये अलिया रामा राय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने बैटल ऑफ टेलीकोटा लड़ा था। अब बैटल ऑफ टेलीकोटा हारने की वजह से ही विजयनगर एम्पायर का कम्प्लीटली मतलब एक डाउनफॉल हो गया था। ऑल्दो कि वो विजयनगर एम्पायर बची थी, लेकिन वो बहुत एक छोटे स्टेट में थी। फिर फाइनली एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम है अराविडो डायनेस्टी। अराविडो डायनेस्टी रूल किया है कि इन्होंने पेनुकोंडा ने एंड चंद्रगिरी ने किया पोस्ट टेलीकोटा वॉर। ये बैटल ऑफ टेलीकोटा के बाद में चंद्रगिरी ने ये किया। अंपायर वीकेंड बट हाँ ये देखो, अंपायर का तकरीबन वीक हो गया था लेकिन 17वीं सेंचुरी तक चला था। ओके, तो ये इस टाइप में पर्टिकुलर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि मतलब कि कोई भी ये पूछ लेगा कि ये पोएट किसके अंदर का था, श्रीनाथ का नाम दे देगा, अच्युत देव राय के आगे रामा राय का नाम हटा के देव राय टू रख देगा और बोलेगा बैटल ऑफ टेलीकोट उन्होंने हारा था। अराविडो डायनेस्टी के बाद में किसी ने आगे उसको चलाया था तो चंद्रगिरी का नाम हटा देंगे। ऐसा लोग ना फ्लिप करते रहते। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक से पॉइंट से ये आप लोगों को मतलब याद करने या इतना सफिशिएंट टाइम ये रिवीजन हो जाएगा कि ये याद हो जाएगी आपको बाय द एंड। और फिर उसके बाद में से कट हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में ये सेंट्रलाइज मोनार्की थी, एक रिपब्लिकन सिस्टम नहीं था जैसे कि हमको महाजनपादस के अंदर देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम था। ये ऐसा नहीं, यहाँ पे किंग के पास सुप्रीम अथॉरिटी थी और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको खाली एडवाइस करते थे। फिर उसके बाद में नयनकारा सिस्टम का एक फॉर्मेशन हो चुका था यहाँ पे, जैसा कि वहाँ पे अकबर के टाइम पे देखने को मिलता था मनसबदारी सिस्टम थी। वहाँ पे लैंड का और किंग का एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ रिलेशन कैसा स्टैब्लिश होता था वाया मनसबदार। तो वैसा ही एक नयनकारा सिस्टम यहाँ पे था। ये ऑल्दो एक फ्यूडल सिस्टम था जहाँ पे नायक्स यानी लोकल गवर्नर को लैंड मिलता था जिसको अमारम बोलते थे। उनको उसके बदले में मिलिट्री सर्विस और ट्रिब्यूट देते रहना पड़ता था।
ओके, नायकास को लोकल गवर्नर्स और लैंड को अमरम, ये सब जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज है ना, ये यूपीएससी पूछ लेता है, क्योंकि ये कैसा होता है कि साउथ की लैंग्वेजेस यूजुअली हिंदी बेल्ट को नहीं आती है, और उसके जो की टर्मिनोलॉजीज हमको वो पूछ लेता है, और उसका हम लोग मतलब रेडी रहना पड़ेगा। इसका भी ऑल्दो कि हम लोग एक पर्टिकुलर नोट्स उसकी बना के रखेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज थी, और कौन से किंग के टाइम पे क्या, कौन सी डेजिग्नेशन को क्या कहते थे, तो वो फाइनल रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आ जाती है। उसके बाद में बात करेंगे तो हमारा नायक का सिस्टम था। हमारा नायक का सिस्टम वही हमारा ये वाला हमारा नायक का सिस्टम है, ये मिलिट्री लीडर्स मैनेजिंग टेरिटरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। ओके, वही बात है कि मिलिट्री लीडर्स जितने भी थे वो टेरिटरीज को मैनेज करते थे, और रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ इन्फोर्समेंट का काम करते थे, यानी बेसिकली वो उस टाइम के आईएएस ऑफिसर थे। फिर रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे तो लैंड जो था वो एक प्राइमरी सोर्स था उस टाइम पे भी, और जो लैंड का कितना रेवेन्यू है वो इस बात पे डिपेंड करता था कि सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है और उस पर इरीगेशन होता है या नहीं होता। इरीगेशन ऑल दो होगा तो मतलब कि लैंड की फर्टिलिटी ज़्यादा है, और अच्छा उसका ये होगा तो उसका लैंड का रेवेन्यू भी ज़्यादा देना पड़ेगा। और उस पर्टिकुलर टाइम पे भी हाउस टैक्स, मैरिज टैक्स और प्रोफेशनल टैक्सेस थे। ओके, तो ये, हाँ, मैं इसको हटा दूँ, बस आ गया। हम्म। फिर उसके बाद के अंदर बात करेंगे तो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो दो प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे। प्रोविंसेस को ये लोग राजास कहते थे, और कॉटम्स और नाडूस कहते थे ये लोग तालुका लेवल की चीज़ों। ओके, विलेज ऑटोनॉमी की बात करेंगे, विलेज ऑटोनॉमी थी यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस की बात होती थी, यानी विलेज तकरीबन के पास अच्छी खासी ऑटोनॉमी थी। ये एक बात है। जुडिशियल सिस्टम की बात करेंगे तो धर्मशास्त्र के ऊपर बेस था, और पनिशमेंट वेरी करती थी कास्ट को देख के और ऑफेंस को देख के। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि ये जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ये पूछ लेगा कि कौन से मतलब राजा के टाइम पे क्या नाम था उसका एग्जैक्टली exactly, उस पर्टिकुलरली मतलब डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते थे, स्टेट को क्या कहते थे, और तालुका लेवल को वो पर्टिकुलर यानी तेलुगु लैंग्वेज में क्या कहते हैं। और ये एक सेंटेंस दे देगा कि विलोज के पास ऑटोनॉमी थी ही नहीं। अब वो पर्टिकुलर एग्जाम टाइम पे ना ये हमको क्लिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि 14 सेंचुरी 15 सेंचुरी का टाइम था, विलेज के पास ऑटोनॉमी थी या नहीं थी। जुडिशियल सिस्टम पे अगर अभी ये यहाँ ऊपर से देखते आएंगे तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि लिटरेचर को बहुत ये लोग प्रमोट करते थे, और सब पढ़े लिखे लोग लग रहे थे, तो उसमें जुडिशियल सिस्टम जो था वो नॉर्मली मतलब कि होना चाहिए था, लेकिन वो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे धर्मशास्त्र के ऊपर ही बेस्ड था, और पनिशमेंट भी ऑल्दो तुम देखोगे तो वेरी होती थी। तो ये वहाँ पे एग्ज़ाम पे प्रेशर कंडीशन पे सही क्लिक टिक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं थोड़ा नोट्स का अरेंजमेंट कर दूँ खाली। ये मेरी नोट्स थी जो स्कैन वर्जन था इसका। ओके, सब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गया, एक सेकंड।
इसको एक्सपांड कर सकते हैं बड़ा। फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स किस पे बेस थी, किन किन से इनका बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री, इनका मतलब कि मिलिट्री में क्या स्पेशलिटी थी और उनके फीचर्स क्या थे। तो एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी इनके पास। उसके पास इन्फेंट्री भी थी, कैवेलरी भी थी और एलिफेंट्स भी थी। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने देखा था, इसके अंदर ये मेंशन था कि विजयनगर एम्पायर यूज़ करते थे कि एलिफेंट्स अपने वॉर के। फिर ये देखो, और लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, ऐसा ये देख के ऐसा लगता था कि मतलब कि स्टैंडिंग आर्मी इनके पास थी क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी का खर्चा बहुत होता था और यूजुअली लोग अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखते नहीं थे और डिपेंड करते थे रीजनल फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर कि वो लोग मैन और मटेरियल प्रोवाइड करें और उसके बदले में मतलब उनको मतलब कि अपने उतने क्षेत्र के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाता था। यहाँ पे लिखा हुआ है। और मिलिट्री के अंदर देखेंगे तो उन्होंने फायर आर्म्स को अडॉप्ट कर लिया था पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि कंटिन्यूसली पोर्टुगीज लोग का भी अटैक हो रहा था यहाँ पर्टिकुलर। आप देखोगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाले चैप्टर के अंदर, तो बाय द एंड 15-16 सेंचुरीज में पोर्टुगीज भी आ चुके थे गोवा हुआ साइड। और गोवा पे पर्टिकुलरली शायद इन लोगों का रूल था। की कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे तो कंटिन्यूस वॉर विद बहामनी सल्तनत, 1347 से तकरीबन ये लोग 200 साल इनसे लड़े हैं। और रायचूर दोआब पे और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के ऊपर और रायचूर दोआब पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर बैटल ऑफ टालीकोट 1565, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने का है क्योंकि कोलिशन ऑफ दक्कन स्टेट यानी पांचों के पांचों, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार, एक और है बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार, शायद निजाम शाही भी थी शायद। तो ये पांचों के पांचों नहीं, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर था ना, गोलकोंडा, बिदार, एक और एक है। वो इन्होंने डिफीट किया था विजयनगर को और फिर हम्पी तकरीबन डिस्ट्रॉयड हो गया, फॉल ऑफ हम्पी। नेवल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हाँ, इनके पास इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है भटकाल, मैंगलोर। ओके, इतना ही याद रखना है। डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो हाँ, कृष्णदेवराय ने का रिलेशंस था इनके साथ में पोर्चुगीज के साथ में हॉर्सेस और फायर आर्म्स के। बस। इकोनॉमी और ट्रेड की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर पहले देखेंगे, बहुत फर्टाइल था तुंगाभद्रा बेसिन पे। राइस, शुगर केन और कॉटन मिलता था। ट्रेड कॉमर्स की बात करेंगे तो मेजर ट्रेड सेंटेंस ये सब पूछ सकता है कि मैच द फॉलोइंग के अंदर या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर पूछ लेगा। ट्रेड और कॉमर्स की बात करेंगे, मेजर ट्रेड सेंटर्स की बात करेंगे तो हम्पी, भटकाल, मैंगलोर और होनावार। एक्सपोर्टेड स्पाइसेस की बात करेंगे, हाँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, उसके अंदर ये था, एक क्वेश्चन मैंने देखा था उसके अंदर ये था कि एक्सपोर्ट बेसिकली क्या क्या होता है। विजयनगर अंपायर कौन सी पर्टिकुलर चीज़ एक्सपोर्ट करता है। अलग अलग ऑप्शन थे उसके अंदर, गन पाउडर था और अलग अलग चीज़ दी हुई थी। तो उसके अंदर ये तीन तीन चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि स्पाइसेस, कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क। ऑल्दो के सिल्क को एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो सिल्क रूट है उससे बहुत दूर है विजयनगर एम्पायर। लेकिन अगर आप लोग वो मैरीटाइम रूट देखेंगे इसका, तो विजयनगर एम्पायर ही उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर साउथ इंडिया को कंट्रोल करता था। तो सिल्क में इनका भी एक रोल था। और इंपोर्ट की बात करेंगे तो हॉर्सेस, पीएल्स एंड कोरल, ये आते हैं। तो वही ट्रेड अरब, पोर्टुगीज, चाइनीज और पर्शियंस के साथ भी था। करेंसी की बात करेंगे तो हाँ, वो उस टाइम की करेंसी को ये लोग वराहा कहते थे और पगोडा, ये इंपॉर्टेंट। और सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी करेंसी के ऊपर इमेज थी डीटीज की और रूलर्स की। और रूलर्स नहीं है, सॉरी मैंने नोट्स में लिखे ला, दोनों की थी। तो कई कई राजाओं के टाइम पे दोनों की थी, और नहीं, डीटीएस की भी थी और रूलर्स दोनों की थी। इरिगेशन की बात करेंगे तो एडवांस इरिगेशन सिस्टम था, टैंक्स, कैनाल्स, वॉल। एग्जाम्पल के नॉर्म में अनंतराज सागर। ओके,
अनंत राज सर। मेरा हाईलाइटर क्यों नहीं चल रहा है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे उसके बाद में। तो आर्किटेक्चर की बात करेंगे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, तो द्रविडियन स्टाइल फॉलो करते थे लोग। नॉर्थ स्टाइल के अंदर नगारा स्टाइल था, साउथ साइड में द्रविडियन स्टाइल था। कैरेक्टराइज करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टॉल गोपुरम्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑफ पिलर्ड मंडप्स। इनके पास मंडप्स थे और टॉल गोपुरम्स था। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते कि इनके फीचर्स क्या थे। इनके पास एक बहुत बड़ा हॉल था, और वो हॉल का नाम शायद आएगा आगे। और उसके उसका कैरेक्टरिफिकेशन यही था कि वो टॉल गोपुरम्स थे उनके पास में, और इंट्रिकेट कार्विंग्स थी और पिलर्ड मंडप्स थे। इनके की मॉन्यूमेंट जो हम्पी पे थी वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है आज। और विरूपाक्ष टेम्पल का एग्जाम्पल है, जो कि डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को, और वो अपने गोपुरामा मोराल्स के लिए जाना रहा था। मोराल्स कौन? पेंटिंग, ठीक है। विट्ठल टेम्पल की बात करेंगे तो म्यूजिकल पिलर और स्टोन चैरियट के लिए मशहूर है। हजारा रामा टेम्पल की बात करेंगे तो हजारा रामा टेम्पल इंटीग्रेट रिलीफ्स और रामायण सीन्स के लिए ये। अब इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आप लोगों को ऐड करने का है कि विरूपाक्ष टेम्पल एग्जैक्टली उसकी लोकेशन कहाँ है, कौन से स्टेट के अंदर है, और कौन सा मतलब पर्टिकुलर उसके आसपास कुछ फीचर्स है क्या। विट्ठल टेम्पल की बात करेंगे तो वो एग्जैक्टली कहाँ, हजारा रामा टेम्पल वो एग्जैक्टली कहाँ। ओके, एक बस उतना ही हो जाएगा, तो बस उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। फिर सेक्युलर आर्किटेक्चर भी हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल्स और एक्वाडक्ट्स। ओके, लोटस महल एक एग्जांपल याद रख लिए बस। लिटरेचर की बात करेंगे तो उन्होंने तेलुगु को भी, कन्नड़, तमिल और संस्कृत, इन तकरीबन साउथ लैंग्वेजेस को उन्होंने पैटर्नेज किया है। कृष्ण देव राय का, अब ये जो उन्होंने एक किताब लिखी थी, ऑथर की थी, अमुक्त मलयाद जो है, और जो अष्ट दिग्गज यानी वो 8 इनके नवरत्न टाइप की सिमिलर बॉडी जो थी, उन्होंने कौन से लिटरेचर को लिखा? अलसानी पेडन्ना और तेनाली रामकृष्ण। ओके, कन्नड़ा कन्नड़ा वर्क्स की बात करेंगे तो कुमार व्यास, और तमिल वर्क्स की बात करेंगे तो विल्लीपुत्र। ये प्रोमिनेंट वर्क है इनके पर्टिकुलर टाइप के। म्यूजिक और डांस की बात करेंगे तो भारतनाट्यम और कर्नाटिक म्यूजिक यूज होता था। भारतनाट्यम के भारतनाट्यम का अगर आप लोग पढ़े होंगे तो भारतनाट्यम आपको पता है कि आंध्र प्रदेश साइड में फेमस है, और जैसा कथकली फेमस है नॉर्थ साइड के अंदर। फिर कथकली केरला में, कथक यूपी साइड में, और वैसे ही भारतनाट्यम का भी है। और यहाँ पे कर्नाटिक म्यूजिक यूज होती है, और नॉर्थ के अंदर हिंदुस्तानी म्यूजिक। फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो महानवमी फेस्टिवल है, जो कि बहुत सेलिब्रेट करा जाता है, और फॉरेन नोट ट्रेवलर्स ने भी नोट किया। फिर उसके बाद में सोसाइटी और रिलीजन की बात में, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? तो भाई ये हायरार्की था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब थे, और नायकास और मर्चेंट का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। इन नायकास कौन थे? लोकल गवर्नर्स, जो IAS ऑफिसर में बताया है। रोल ऑफ वुमेन की बात करेंगे तो वुमेन की पोजीशन इलीट थी, ऑल्दो के पब्लिक रोल लिमिटेड था। देवदासीज भी थे, देवदासीज का भी वजूद था। वुमेन, इलीट वुमेन की बात करेंगे तो पब्लिक रोल्स लिमिटेड था उनका। ये देख रहे हो आप, हायरार्किकल था, देवदासीज भी थे, यानी तकरीबन थोड़ी तो बहुत कंडीशंस वुमेन के लिए ऑपरेसिव थी। फिर रिलीजन की बात करेंगे, प्रोमिनेंट रिलीजन हमारा मेन हिंदू धर्म था, और शैविज्म और वैष्णविज्म को फॉलो करते थे वो लोग। फिर रिलीजियस टॉलरेंस की बात करेंगे, सारी चीज़ थी, जैनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जो कि पोर्चुगीज की वजह से आ चुकी थी, उन सबको मतलब कि सपोर्ट था, मतलब उनका परसिक्यूशन या उनका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा।
और इस्लाम भी अब ये पर्टिकुलर टाइम पर अगर देखेंगे तो आप एक मोहम्मद बिन तुगलक के इन्फ्लुएंस की वजह से नॉर्थ से भी आ रहा था। और बाय द 8th सेंचुरी केरला के अंदर ना इस्लाम ऑलरेडी सूफीज के थ्रू पहुंच गया था। तो वहाँ से भी धीरे 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 वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैल रहा था थोड़ा, ऑल्दो के नंबर क्वांटिटी उनकी बहुत कम थी लेकिन फिर भी थे। पैटर्निस्ट की बात करेंगे तो इन्होंने कौन कौन से, ये देखो श्रीनगेरी मत को, जो कि अद्वैत वेदांत को फॉलो करते हैं, उसको उसको पैट्रॉन किया। एजुकेशन की बात करेंगे तो टेम्पल्स एंड मठ्स जो थे सिर्फ पूजा के केंद्र नहीं थे, सेंटर्स ऑफ लर्निंग भी थे। संस्कृत और अदर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस सीखने को मिलती थी। फॉरेन अकाउंट्स की बात करेंगे तो फॉरेन अकाउंट्स में सबसे पहले आता है ये ट्रैवलर निकोली कॉन्टी। ये कहाँ के, इटालियन के। कब आए, 15th सेंचुरी में। और इन्होंने क्या किया है, हम पे इसकी वेल्थ को और मार्केट को डिस्क्राइब किया। ठीक है, इसका खाली एक निकोली कॉन्टी एग्जैक्टली कौन से राजा के टाइम पे आए थे वो यहाँ पे मेंशन कर देना, ये होमवर्क। अब्दुल रज़ाक की बात करेंगे तो पर्शियन थे, 1440 को आए थे। और उन्होंने विजयनगर अंपायर की प्रोस्पेरिटी एरो, यहाँ पे देवराया मेंशन है। तो अब ये चार चीज़ के अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा। अब्दुल रज़ाक कृष्ण देवराया टू के अंदर आए थे और 1440 के टाइम पे, नहीं कृष्ण देवराया टू नहीं, सिर्फ देवराया, और पर्शियन से आए थे ये। अब डोमिनोस पेस पोर्चुगीज के थे, 1520s में आए थे, ये कृष्ण देवराय के कोर्ट में आए। हम पेज के आगे अब ये क्या, ऐसा फ्लिप करते लोग। और ये फर्नान न्यूनिस पोर्चुगीज के थे, 1530s में आए थे, डॉक्यूमेंट किया था उन्होंने ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये लोग यूपीएससी यूजुअली ये पूछता है पर्पस ऑफ विजिट क्या था इनका, ये कौन लोग थे, किधर से आए थे, कौन से टाइम पे आए थे, और कौन से किंग के अंडर में आए थे। इतनी, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, और फिर जो और हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते मिल जाएगी, और उसको हम लोग तभी इंक्लूड कर लेंगे। डिक्लाइन ऑफ अंपायर कैसे हुआ, बैटल ऑफ टेलीकोट, वही विजयनगर अंपायर ने डिफीट झेला डेक्कन सल्तनत से। ओके, उस टाइम के राजा थे अली रामा रायस। उनके डिप्लोमेसी तकरीबन फेल हो चुकी थी, बैकफायर करती थी। कॉजेस ऑफ डिक्लाइन की बात करेंगे कॉजेस ऑफ डिक्लाइन की बात करेंगे तो देखो, इंटरनल रेबेलियंस था जो कि अलिया रामा राय के बाद देखने को मिल गया वीक सक्सेसर पे, तकरीबन सबकी यही कहानी। ओवर रिलायंस ऑफ नायकास, ये जैसे कि फॉल ऑफ मुगल एम्पायर जब हम लोग देखे थे, फॉल ऑफ मुगल एम्पायर के बाद में भी ओवर रिलायंस से, जैसे कि बंगाल मुर्शिद अली खान के थ्रू ये हो गया था। और ये अवध इंडिपेंडेंस 1724 के अंदर ये दक्कन तकरीबन आज़ाद हो गया था। गुजरात हाथ से जा चुका था, राजपुताना ने तकरीबन तोड़ दिया था। तो जैसे ही सेंटर स्टेट कमज़ोर पड़ेगा तो जितने भी जो पेरिफेरी में स्टेट्स हो गए वो तकरीबन तकरीबन सेमी इंडिपेंडेंट पोजीशन अपनी घोषित कर दी। खेल सारा यही। ओके, और फिर इकोनॉमिक स्ट्रेन भी था क्योंकि कंटिन्यूस वॉर चालू था। तकरीबन आपको सिमिलैरिटी देखने मिलेगी। वहाँ पे भी मुगल के टाइम पे भी क्या हो रहा था कि वो जो औरंगजेब के टाइम पे तकरीबन जितनी भी मतलब जो ट्रेजरी थी वो ड्रेन हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक कैपिटल से दूर एक एम्परर डेक्कन की फाइट लड़ने के लिए आए और वो तकरीबन तकरीबन हार गए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सेम पैटर्न है। पोस्ट टेलीकॉट के बाद में हुआ क्या, कैपिटल शिफ्ट हुआ पेनेकोंडा में और लेटर चंद्रगिरी। ओके, और अराविडू डायनेस्टी 17th सेंचुरी तक चली लेकिन कम पावर के साथ। लेगेसी की बात करेंगे, साउथ इंडिया के कल्चर को प्रिजर्व किया और हिंदुइज्म को बचाया, हिंदुइस्टिक कल्चर को। उसके बाद में लेटर साउथ इंडियन किंगडम्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे नायकास ऑफ मदुरै
और तंजौर। ओके, हम्पी का आर्किटेक्चरल रूइंस जो आज भी वो इस बात की गवाही दे रहा है कि एम्पायर कितना शानदार था। और लिटरेरी कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने तेलुगु, कन्नड़ और इसके लिटरेचर को, तमिल लिटरेचर। यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फाउंडिंग ईयर कब, 1336 को, और रूलर कृष्णदेव राय, हरि राय, बुक्का राय, बैटल ऑफ टेलीकॉट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जितना, और हम्पी इसका यूनेस्को स्टेटस। फिर फॉरेन ट्रेवलर्स के अकाउंट्स और उनके ऑब्जर्वेशन, कौन कौन आया। अगर फॉरेन ट्रेवलर के बारे में तो वो 4 ही इंपॉर्टेंट है, वो आया। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट कोई दिखता है तो उसका एक एक लाइन के अंदर आप लोगों को इंक्लूजन करते हुए चलने का। फिर 9 कार सिस्टम को थोड़ा ऊपर मैंने बता दिया हो, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर इस पे पर्टिकुलर कुछ चीज़ आए तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और वो पर्टिकुलर पॉइंट आपने लिख के रखिए। ड्रेविडियन आर्किटेक्चर की कृष्णदेव राय को कंट्रीब्यूशन के थ्रू मिलता है तो काफ़ी। ओके, अब ये जो नेक्स्ट ये रहेगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नोट्स को घुमाता हूँ, आप लोग यहाँ से नोट कर लेना। ओके, ये नोट कर लेना, स्नैप निकाल लेना इसका। डायरेक्टली इतना ही पढ़ लो, इतना भी पढ़ लिए तो बहुत हो गया, इतना भी याद आ गया एग्जाम के प्रेशर कंडीशंस में तो काम बन जाएगा। तकरीबन 100 क्वेश्चन तक हम विजयनगर अंपायर पे सॉल्व करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पीवाईक्यूज भी करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पीस आउट।